दांव की काट जो है वो अब राहुल गांधी के पास है। क्या राहुल गांधी जो चाल चल रहे हैं या जो ट्रंप कार्ड राहुल गांधी का है, उसके सामने अब बीजेपी के जितने भी ट्रंप कार्ड हैं या बीजेपी के जितने भी दांव हैं सारे फीके पड़ गए हैं, इसलिए कुछ भी बोलना पड़ रहा है। इसीलिए जेपी नड्डा साहब जो हैं वो कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि अगर इनकी सरकार आएगी तो ये ऐसा करेंगे, मोदी जी वहां से पैसा भेजेंगे और आप कर्नाटक के लोग यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे और पैसा वापस चला जाएगा दिल्ली कांग्रेस के पास। तो क्या अपने ही दांव में फंसती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी? और इन सब से इतर क्या राहुल गांधी जब कुछ भी नहीं चल रहा था तब राहुल गांधी पैदल चलना शुरू कर दिए। पैदल चलकर जैसे ही राहुल गांधी आए तो उन्होंने एक दमदार भाषण दे दिया लोकसभा में। उस भाषण के बारे में भी चर्चा हो ही रही थी कि वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, वहां भी भाषण दे देते हैं। उसके बाद उस भाषण पर माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो के नारे हो रहे थे। तब तक राहुल गांधी को सजा हो जाती है। उस सजा के बाद राहुल गांधी को और पूरी दुनिया में उनकी खबर प्रसारित होती है। फिर राहुल गांधी संसद से भी चले जाते हैं, संसद की सदस्यता चली जाती है। देखिए कैसे चीजें एक दूसरे से लिंक हो रही हैं। और उसके बाद अब आज की परिस्थिति में कर्नाटक का चुनाव सामने है। कर्नाटक के चुनाव में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन इन सब के बीच क्या राहुल गांधी का जो दांव है वो फिट जगह पर बैठा है? और क्या कर्नाटक का चुनाव एक सैंपल साइज जो कहते हैं सेफोलॉजिस्ट खासकर चुनाव से पहले जो या ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल करते हैं और वहां सैंपल साइज लेते हैं, ये सैंपल साइज के रूप में कर्नाटक है कि कर्नाटक में जो कुछ होने जा रहा है, दक्षिण का द्वार, जो जीतेगा वही 24 जीतेगा, जो हारेगा वही 24 हारेगा, इस रूप में देखा जाए। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। निश्चित रूप से हम लोग कई बार देखिए इस पर बात कर चुके हैं कि कर्नाटक के चुनाव का महत्व क्या है। अब आप देखिए जैसे जैसे इश्यूज आगे बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और जो राहुल का जो इम्पैक्ट था जिसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई है, अब वो कंसोलिडेट होते जा रहा है, मजबूत होते जा रहा है। एक तरह से देखिए कि वो 2024 का फाउंडेशन भी बनता जा रहा है। ये जो खास कर देखिए ओबीसी के बारे में हम लोगों ने काफी बातें की है पिछले कुछ समय से। ओबीसी का जो कार्ड जो शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत जो हुई है वो कि मोदी ओबीसी पर जो है हमला किया गया या उनका अपमान किया गया, इससे शुरुआत हुई है। लेकिन उसका दांव जो है राहुल ने पलट के दिखा दिया गया। निश्चित रूप से ओबीसी जो है एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक और नया फैक्टर जुड़ता जा रहा है जो असली ट्रम्प कार्ड हो सकता है। वो है कि जो अब अंबेडकरवादी जो है उनको अगर गार्नर कर सके राहुल गांधी, नीली शर्ट, देखिए नीली शर्ट बहुत ही सिंबॉलिक है। आप देखते हैं पूरे के पूरे अंबेडकरवादी आंदोलन के दौरान उसकी समझ को उसको जानने के लिए अक्सर जितने भी उनके झंडे हैं 17-18 जो है अंबेडकरवादी संगठन है, राजनीतिक दल है बकायदे। हालांकि उसमें से प्रोमिनेंट 2 या 3 है, बाकी कुछ तो जो है वो केवल नाम मात्र के लिए है, जिसमें आपको दलित पैंथर से लेके रासू गवई और ये रामदास आठवले और रामविलास पासवान ऐसे लगभग 20 जो है वो अंबेडकरवादी संगठन है। लेकिन वहां पर एक बहुत जबरदस्त वैक्यूम है इस समय। आप देखिए इसमें जो सबसे मजबूत जो अंबेडकरवादियों की जो सबसे मजबूत नेताजी, जो सबसे बड़ी नेता मानी जाती थी, वो मायावती बहन थी। तो मायावती बहन जी जो है वो पूरी की पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुत सारे दलितों के ऊपर अत्याचार हुए उसमें भी मायावती ने कभी मुंह तक नहीं खोला था। लेकिन वहां पर भी आप देखिए कि अगर कोई पहुंचा था तो वो या तो राहुल गांधी पहुंचे थे या प्रियंका गांधी पहुंची थी। पिछले 2-3 साल पहले की बात है, वो चाहे हाथरस हो चाहे उन्नाव हो, जहां जहां दलितों के ऊपर अत्याचार हुए वहां निश्चित रूप से ये लोग पहुंचे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक सेक्टर जो अभी खाली पड़ा है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अभी क्लेम नहीं कर रहे हैं, रामदास आठवले की सिचुएशन क्या है वो आप जानते हैं कि जो कुछ है महाराष्ट्र में ही सीमित है। और महाराष्ट्र में कभी उनको शरद पवार की जरूरत पड़ती है, तो कभी शिवसेना की जरूरत पड़ती है, कभी बीजेपी की जरूरत पड़ती है। वो मिलजुल कर ही कुछ ना कुछ सीटें ला पाते हैं और उनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा खराब है। यहां तक कि उनको लोकसभा के अंदर बहुत ही फुहड़ किस्म की कविताएं रचनी पड़ती है और बताना भी पड़ता है सीधे सीधे कि कल तक हम लोग जो थे वो आप लोगों के साथ थे, मतलब कांग्रेस के बारे में कहा, और हो सकता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम आपके पास फिर आ सकते हैं। मतलब निर्लज्जता की जो सारी हदें जो है वो रामदास आठवले जैसे नेता जो है, एक समय में महाराष्ट्र में जब मैं पत्रकारिता करता था तो मैं देखता था
कि रामदास आठवले का कितना जबरदस्त एक अम्बेडकरवादियों में क्रेज था। यानी शरद पवार जिस समय पहली बार मुख्यमंत्री, शायद 85 के बाद की बात है, जिस समय मुख्यमंत्री बनने गए तो उन्होंने केवल अपने साथ रामदास आठवले को लिया था। आरपीआई के साथ गठबंधन के साथ कांग्रेस वापस आ गई थी सत्ता में, और केवल शरद पवार और रामदास आठवले दो ही लोगों ने पहले फेज में शपथ ग्रहण किया था। तो ये रामदास आठवले की ताकत थी। लेकिन रामदास आठवले खत्म हो गए। रामविलास पासवान की स्थिति क्या है ये आप देख लीजिए, मायावती बहन की स्थिति क्या है ये हम सब जानते हैं। तो वो जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे अगर वापस चले जाते हैं कांग्रेस, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस ने कभी भी एहसान नहीं जताया। उन्होंने कभी भी हमेशा श्रेय जो दिया है आरक्षण का हो चाहे संविधान निर्माण का हो, वो बाबा साहेब आंबेडकर को दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा साहेब आंबेडकर का योगदान सर्वाधिक रहा है। लेकिन एक कल्पना कीजिए कि अगर जवाहरलाल नेहरू उन्हें मंत्री नहीं बनाते, या वैसी पृष्ठभूमि भारत में तैयार, सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक चेतना की वैसी समानता की पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो चुकी रहती, तो क्या अंबेडकर जी का बनाया संविधान लोग मानते? अभी तक जिस संविधान को लोग सवर्ण जो है वो गालियां देते हैं, बदलने की बात करते हैं, आरक्षण को कोसते हैं, लेकिन उस समय नेहरू जी ने उसको न केवल स्वीकृत कराया बल्कि उसको लागू किया था। इस चीज को कांग्रेस ने कभी बताया नहीं है। अब लोगों को समझ में आ रहा है, वरना आप देखिए अंबेडकरवादी जो है वो हमेशा गांधी के खिलाफ ही रहे हैं। जितना पूरा का पूरी जो दलित चेतना है या दलित साहित्य जो है, दलित साहित्य भी जो है वो कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, हम गांधीवादी नहीं हैं। जबकि गांधी ने भी समानता के लिए बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। उसी पृष्ठभूमि के कारण ये संविधान लागू हुआ था, और ये ऐसा संविधान, समता मूलक संविधान बनाने का जो साहस भारत कर सका था। तो ये बात अब सामने धीरे धीरे आ रही है, और ये बात और अच्छे से लागू की जानी चाहिए। हमारे अखिल स्वामी जी मैनेजमेंट के गुरु बैठे हुए हैं। मैं एक किताब की ओर ख्याल दिलाना चाहता हूं आपका। जिम कॉलेज ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है गुड टू ग्रेट। उसमें पहले ही पन्ने पर लिखा है, गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट। यानी जो ग्रेट का दुश्मन जो है वो गुड है। अगर आप अच्छे होते हैं तो आप संतोष कर लेते हैं और आप महान बनने की कोशिश नहीं करते। अगर राहुल गांधी ये सोचे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं तो ये उनका दुश्मन बन जाएगा। अच्छा नहीं, आपको ग्रेट बनने की ओर कदम बढ़ाने हैं। आपको अंबेडकर की बात सामने लानी है, ओबीसी की। ओबीसी तो काफी कुछ उन्होंने अपने हिस्से में कर लिया है, लेकिन अंबेडकरवादियों का एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा वोट बैंक है जो नेतृत्वहीनता महसूस कर रहा है। उन्हें एक अच्छा सहृदय उदार नेतृत्व चाहिए जो उनको भरोसा दिला सके कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, संविधान को कोई छू नहीं सकेगा। यह बात उनके मन में लाना बहुत जरूरी है। तीसरी और अंतिम बात कहना चाहता हूं राजू जी, जनसंख्या वाली बात है। अभी हमने कहा कि जेपी नड्डा की बात कर रहे थे कि कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो ये तो उनकी फितरत में है। देखिए अब जो जनसंख्या में जो हम कह रहे हैं कि भारत नंबर 1 बन गया है, तो इसका मतलब है फिर से एक मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के, वो फिर से बोलेंगे कि लगता है कि बिजली पिछले दिनों को ज्यादा ही समय तक गुड़ रही थी, जिसके कारण जो जनसंख्या है भारत की इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आपको याद होगा एक मंत्री ने बयान दिया था कि जनसंख्या बढ़ने का कारण बिजली का बार बार जाना है। तो ऐसी बातें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर से ही आ सकती है। तो उन्होंने, हालांकि एक समय था जब इस जनसंख्या पे बहुत गर्व किया करते थे, मोदी जी कहते थे कि ये डिविडेंड है, इसके बल पे हम बहुत कुछ करेंगे। और निश्चित रूप से डिविडेंड है, हमारे पास ताकत है, मानव संसाधन की बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते कि हम उसको अच्छे से उसका उपयोग कर सके। हम इतने लोगों को हम कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे रोटी देंगे, कैसे मकान देंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो जनसंख्या के बारे में आप उसको, अब होगा केवल यही होगा कि कल से ये बात कही जाएगी कि जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वो एक पर्टिकुलर समुदाय है। ये विषय भी आज रातों रात जो है आईटी सेल के अंदर जो है उसके ऊपर कुछ न कुछ सामग्री बननी तैयार हो जाएगी और कल परसों तक सबके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। राजीव जी सारे फैक्ट्स जो बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ